10 जून 1995 को अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के फाउंटेन वैली शहर में सुबह के समय एक महिला अपनी रोज की जॉगिंग पर निकली थी। वो हमेशा की तरह अपनी 4 मील की दौड़ खत्म कर घर की ओर लौट रही थी, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंची, एक आदमी ने उसे अपनी कार में बिठाने की कोशिश की। जब उसने गाड़ी में बैठने से मना किया तो फिर अचानक से उस आदमी ने उस महिला के चेहरे पर गोली चला दी। क्या ये एक साधारण डकैती थी या इसके पीछे कुछ और गहरी साजिश थी, या शायद ये एक बड़ी गलतफहमी थी। फाउंटेन वैली एक शांतिपूर्ण शहर इस तरह की हिंसा के लिए कभी नहीं जाना जाता था। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया। हम आपको बताएंगे कि कैसे इस हत्या की जांच शुरू हुई, कैसे सबूत जुटाए गए और कैसे यह केस सुलझा। ये कहानी आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि ये कहानी आपको हैरान कर देगी। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी पर आगे बढ़ें, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारी आज की कहानी शनिवार 10 जून 1995 को फाउंटेन वैली कैलिफोर्निया से शुरू होती है। ऑरेंज काउंटी में स्थित फाउंटेन वैली का उच्च मध्यम वर्गीय समुदाय सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध है। अल और जेन कार्वर एक कपल थे जिन्होंने फाउंटेन वैली में अपनी खुशहाल जिंदगी जी थी। 1973 में शादी के बंधन में बंधे अल एक हेल्थ केयर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर थे और जेन यूनाइटेड एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट थी। इस कपल के 2 बेटे थे, क्लिफ और जस्टिन, जो अपनी मां की हत्या के समय क्रमशः 20 और 14 साल के थे। इस कपल की शादी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उनके दोस्तों और परिवार के लोगों का कहना है कि जेन और अल की शादी प्यार भरी और खुशहाल थी। उनके बेटे जस्टिन ने कहा कि वो एक दूसरे के साथ संतुलन बनाए रखते थे। जेन ज़्यादा साहसी थी और अल ज़्यादा रूढ़िवादी और सतर्क था। जेन के कई करीबी दोस्त थे जो उस इलाके में रहते थे और उनके पास जीवन जीने के लिए लोगों का एक मजबूत समर्थन तंत्र था। उसके और उसके दोस्तों के बच्चे उम्र में लगभग सेम थे और वो एक परिवार के रूप में एक साथ मिलकर काम करते थे। उसके बेटे उसे एक अद्भुत माँ बताते थे। वो सहज थी। उसके बड़े बेटे क्लिफ ने बताया कि अगर उसे काम के लिए वाशिंगटन डीसी जाना होता तो वह उन्हें स्कूल न भेजकर उन्हें भी अपने साथ ले जाती थी। वो अक्सर एक परिवार के रूप में यात्रा करते थे। और छोटे बेटे जस्टिन का कहना है कि जब ट्रेवल की बात आती थी तो वो एक ऐसी व्यक्ति थी जो हमेशा तैयार रहती थी। ये ऐसा कुछ था जिसमें वो बहुत सहज थी और उसे वो सब करने में मजा आता था और वो छोटी छोटी बातों में कभी नहीं उलझती थी। लेकिन 10 जून 1995 को कार्वर्स परिवार और फाउंटेन वैली के दूसरे निवासियों को जो दुनिया मालूम थी वो अचानक से हमेशा के लिए बदल गई। जेनी कार्वर, जिस नाम से उसके दोस्त और परिवार वाले उसे पुकारते थे, की मौत के समय उसकी उम्र 46 वर्ष थी। उस दिन वो सुबह 4 मील की जॉगिंग के लिए निकली थी, जो वो हमेशा करती थी। उसका हस्बैंड अल आमतौर पर उसके साथ जॉगिंग करने जाता था। दरअसल उसका हस्बैंड ही वो व्यक्ति है जिसने उसे जॉगिंग के लिए प्रेरित किया। लेकिन इस सुबह अल ने घर पर ही रहने और अपने कुछ बिलों का भुगतान करने का फैसला किया था जो उसकी टू डू लिस्ट में थे। जेनी ने उस दिन परिवार के कुत्ते को भी घर पर ही छोड़ दिया और अकेली ही जॉगिंग पर चली गई। सुबह 8 बजे के कुछ समय बाद जेन पास के माइल स्क्वायर रीजनल पार्क में सुबह जॉगिंग से अपने घर लौट रही थी। वो अभी वार्नर एवेन्यू और माउंट मार्कस स्ट्रीट के चौराहे पर ही पहुंची थी, जो उसके घर से कुछ ही गज की दूरी पर और फाउंटेन वैली रीजनल हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर के ठीक सामने था। तभी एक आदमी उसके पास आया और उसे अपनी कार में बिठाने की कोशिश की, लेकिन जब जेनी ने मना किया तो उस आदमी ने जेनी के चेहरे पर गोली मार दी और वहां से तुरंत फरार हो गया। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि उस आदमी ने उससे कुछ नहीं कहा, कोई बातचीत नहीं की, कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने जेन को नहीं नहीं प्लीज नहीं कहते हुए सुना और फिर गोली चली। उन लोगों ने पुलिस को बताया कि उसने जेनी के चेहरे पर एक गोली चलाई और फिर शांति से अपनी कार में बैठ गया और वहां से चला गया। यह अस्पताल के ठीक सामने वाली सड़क थी, इसलिए आप जानते हैं कि वहां बहुत से लोग थे जो ये सब होते हुए देख रहे थे। अल कार्वर, जो अभी भी अपने घर के अंदर था, उसने कहा कि उसने सड़क पर सायरन की आवाज़ सुनी और वास्तव में ये देखने के लिए बाहर आया कि इतना शोर क्यों है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो सब उसकी पत्नी की मदद करने आ रहे थे, जो अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही थी। वो बाहर निकला और जब उसने देखा कि जेनी फुटपाथ पर लेटी हुई है तो वो दौड़कर उसके पास चला गया, लेकिन तब तक जेनी की मौत हो चुकी थी। पुलिस के पास बहुत कम फोरेंसिक सबूत थे
उन्होंने जो कुछ भी इकट्ठा किया वो सिर्फ एक गोली का कवर था, लेकिन शुक्र है कि हत्या दिन के उजाले में एक व्यस्त सड़क पर हुई। उनके पास बात करने के लिए 6 गवाह थे जिन्होंने उस गनमैन के बारे में एक जैसा बयान और डिटेल्स दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो एक काला आदमी था, कद में छोटा था, लगभग 30 या 40 की उम्र के आसपास, जिसके बाल झड़ रहे थे। उसने भूरे या ट्वीड रंग का स्पोर्ट्स कोट पहना हुआ था, साथ ही हाई नेक शर्ट और डार्क कलर की पैंट पहनी हुई थी। उन्होंने बताया कि कार 1978 से 1984 की सफेद रंग की 2 दरवाजे वाली हैचबैक थी। पॉसिबली ये प्लाईमाउथ चैंप या डॉज कोल्ट थी। कई गवाहों ने पुलिस के जासूसों को यह भी बताया कि गोलीबारी के ठीक बाद वो शूटर पास के मेन रोड वार्नर एवेन्यू से भागने के बजाय पड़ोस से होकर भागा। इसके बाद जैसे ही पुलिस जासूस अपनी मुश्किल जांच शुरू करते हैं, अल को अपने बच्चों को ये बताने की जिम्मेदारी का सामना करना पड़ता है कि उनकी मां की हत्या कर दी गई है। जस्टिन अभी भी अपने घर में सो रहा था और क्लिफ अपने कॉलेज ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। जब उनकी मां को गोली मारी गई तब क्लिफ को अपने बेहद हताश पिता का फोन आना याद है, जिसमें उन्होंने ये दुखद बात बताई। जस्टिन को भी वो भयानक दिन याद है जो बिल्कुल अवास्तविक लग रहा था। ये एक बुरे सपने की तरह था जिससे वो कभी जाग नहीं सकते थे। 20 साल बाद भी वो उस दिन के बारे में बात करते हुए भावुक हो जाते हैं। क्लिफ ने अपनी मां की हत्या के करीब 3 माह बाद मीडिया को बताया कि जेनी हाल ही में कैंपस में एक लंबे वीकेंड के लिए उनसे मिलने आई थी। उसने कहा कि उन्होंने साथ में एक शानदार वीकेंड बिताया, हंसे, बातें की और एक दूसरे के साथ अकेले समय बिताया। जस्टिन ने बताया कि इससे उसे एहसास हुआ कि अपनी मां के बिना दोस्तों के घर जाना कितना मुश्किल था और कैसे उसने बिना किसी शिकायत के अपनी मां के लिए बहुत सारे काम किए थे। उन तीनों को इस वास्तविकता का सामना करना पड़ा कि उनमें से किसी के लिए भी चीजें कभी भी वैसी नहीं होंगी और उनकी खुशमिजाज, शांतिपूर्ण, सहज जेनी कभी वापस नहीं आएगी। जेनी की हत्या की जांच का नेतृत्व कर रहे पुलिस ऑफिसर किम ब्राउन ने मीडिया को बताया कि उनके पास जानकारी थी कि हत्या से पहले कई दिनों तक शूटर को पड़ोस में घूमते देखा गया था। इसलिए पुलिस इस सिद्धांत की जांच शुरू करती है कि जेनी का पीछा किया गया था, संभवतः किसी अजनबी या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके साथ उसकी सीक्रेट रिलेशनशिप रही हो। या क्या ये हो सकता है कि अल का किसी के साथ संबंध हो और जिस व्यक्ति ने जेन की हत्या की थी वो अल को अपने साथ रखने के लिए जेनी से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हो। जब पुलिस इस सुराग की जांच कर रही थी तब समुदाय अल को अपनी पत्नी की हत्या का आदेश देने वाले व्यक्ति के रूप में देखने लगा। इसलिए पुलिस को इस बहुत ही अंधेरे संभावना पर विचार करना था कि जेनी के पति अल का उसकी हत्या से कुछ लेना देना हो सकता है, खासकर इस तथ्य को देखते हुए कि कोई मकसद स्पष्ट नहीं था और उसे लूटा भी नहीं गया था। ये स्पष्ट है कि ये व्यक्ति उसे मारना चाहता था और अल आमतौर पर उसके साथ जॉगिंग करता था, लेकिन इस समय पर किसी कारण से उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। इस दौरान अल को इस बात का पूरा एहसास था कि लोग उसे संभावित हत्यारे के तौर पर देख रहे थे। ये ऐसी बात है जिसके बारे में हम हमेशा सोचते हैं, चाहे हम कोई भी मामला कवर करें। कई मामलों में पति ऐसा करता है और निश्चित रूप से आपको हर बार उस संभावना की जांच करनी होती है। लेकिन अगर पति ने ऐसा नहीं किया तो अपनी पत्नी को खोना और फिर अपने पूरे समुदाय द्वारा उस पर संदेह किया जाना एक जिंदा बुरे सपने जैसा होता है, खासकर तब जब उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत हो। लेकिन पुलिस अपनी पूछताछ और पॉलीग्राफ के माध्यम से अल को निर्दोष साबित करने में सफल रही। उन्होंने कहा कि अल एक खुली किताब की तरह है और कभी भी सहयोग करने से पीछे नहीं हटा। तो ये एक डेड एंड था। जेनी के दोस्त और परिवार वाले पुलिस के काम के दौरान चुपचाप बैठने वाले नहीं थे। गवाहों ने कार और शूटर का विवरण दिया और उसका एक स्केच बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने उस जानकारी को लिया और उसके हजारों पोस्टर छापे और उन्हें ऑरेंज काउंटी में हर जगह चिपका दिया। कातिल की जानकारी देने वाले के लिए $25,000 का इनाम रखा गया, जिसमें 10,000 यूनाइटेड एयरलाइंस द्वारा दिए गए थे, जहां जेनी ने अपनी मौत से पहले काम किया था। लोगों ने हफ्तों तक क्षेत्र के हर एक शॉप का दौरा किया और वहां पोस्टर बांटे, जिसके कुछ ही समय बाद इनाम की ये रकम बढ़कर $45,000 हो गई। स्थानीय न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में अल ने कहा कि समुदाय का समर्थन ही वो चीज़ है जो उसे आगे बढ़ने में मदद कर रही है। उसने अपनी पहल पर महीनों तक काम किया और ऐसे लोगों से सुराग और जानकारी जुटाई जो उस कार या स्केच को पहचान सकते थे। लेकिन कुछ ही समय बाद ये केस ठंडा पड़ गया। फिर 10 अप्रैल 1996 को फाउंटेन वैली के साउथ में स्थित शहर सेंट क्लेमेंट में एक और गोलीबारी हुई जो जेन कार्वर की हत्या से काफी मिलती जुलती थी।
जेम्स वेंगर्ट नामक एक व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए जा रहा था और तभी किसी ने उसके चेहरे पर एक गोली मार दी, जिसके तुरंत बाद शूटर घटनास्थल से भाग गया। इस मामले में एक जांचकर्ता ने कार्वर परिवार द्वारा बनाए गए पर्चे देखे थे और फील किया कि ये दोनों गोलीबारी की घटनाएं आपस में जुड़ी हो सकती है। इस जांच का नेतृत्व कैप्टन क्रिस्टिन मुरे कर रही थी। थोड़े इलाज के बाद जेम्स वेंगर्ट बच गए। उनके चेहरे पर गोली लगने के बावजूद उनकी जान बच गई, लेकिन फिर से इस केस में भी कोई डकैती नहीं हुई, कोई शब्द नहीं। शूटर आता है, कुछ नहीं कहता और बस उसके चेहरे पर गोली मार देता है और चला जाता है। लेकिन जांच के दौरान सेंट क्लेमेंट में घटनास्थल पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस तरह की एकमात्र गोलीबारी 10 महीने पहले फाउंटेन वैली में हुई थी और एक जॉगर महिला को ठीक उसी जगह पर गोली मारी गई थी। जैसे ही जेम्स वेंगर्ट अपने ठीक होने की राह पर आगे बढ़ता है, पुलिस उससे पूछताछ करती है, जिस पर वो तुरंत पुलिस को बताता है कि उसे पता है कि कौन उसे मरवाना चाहता है और वो कोलमैन एलन नाम का एक आदमी है। कोलमैन एलन प्रीमियम कमर्शियल नामक एक कंपनी का मालिक था और उसने स्ट्रगल कर रहे बिजनेस मालिकों को बहुत अधिक ब्याज दरों पर पैसे उधार दिए ताकि वो अपने बिजनेस को फिर से चालू कर सके। उसने छोटे बिजनेस मालिकों को निशाना बनाया, लेकिन एक बार जब उसने उन्हें पैसे उधार दिए तो चीजें डरावनी हो गई। जेम्स वेंगर्ट के केस में उसने जेम्स वेंगर्ट को लोन की राशि से 3 गुना अधिक राशि के लिए जीवन बीमा पॉलिसी लेने और उन्हें कॉल एलन को ही एकमात्र लाभार्थी नामित करने की आवश्यकता बताई थी। उसने अपने द्वारा दिए गए लोन पर असंभव भुगतान की मांग भी की, जिस कारण उससे उधार लेने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत ये एहसास हुआ कि प्रीमियम कमर्शियल के साथ डील करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। वो इस तथ्य से बहुत दुखी थे कि ये जल्द ही ऐसा कुछ बन गया था जिसे वो वापस चुका नहीं सकते थे और अब वो कॉल एलन की दया पर जी रहे थे। वो बड़े पैमाने पर लोन देने की योजना चला रहा था, जिसमें ऐसा लगता है कि वो अपने क्लाइंट्स को जीवन बीमा पॉलिसी लेने के लिए मजबूर करता था और नॉमिनी के रूप में खुद का या अपनी कंपनी का नाम बताता था। इसलिए जो लोग उससे उधार लेते थे वो उसकी भुगतान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते थे, या अगर कहीं वो क्लाइंट्स मर जाते थे तो वो उससे भी लाभ कमा लेता था। लेकिन अब पुलिस को ये पता करना था कि क्या वो उनकी हत्या करके उनकी मौत से लाभ कमा रहा था। अब पुलिस को कॉल एलन से बात करनी थी और पूरे मामले पर उसका दृष्टिकोण जानना था। लेकिन इसमें एकमात्र समस्या ये थी कि कुछ दिन पहले ही हार्ट अटैक से कॉल एलन की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी पुलिस उसके घर और बिजनेस के लिए सर्च वारंट प्राप्त करती है ताकि ये देखा जा सके कि क्या वो जेम्स वेंगर्ट के बयान की पुष्टि करने वाले रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं या उन्हें वहां अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। कैप्टन मुरे ने फाउंटेन वैली पुलिस विभाग से संपर्क किया और उनसे पूछा कि क्या जेन कार्वर या अल कार्वर का कॉल एलन या प्रीमियम कमर्शियल से कोई संबंध है, लेकिन पुलिस किसी भी तरह से कार्वर्स को कॉल एलन से नहीं जोड़ पाई। ये निराशा का एक और स्रोत था। एजेंट किम ब्राउन ने कार्वर्स परिवार से धीरज रखने को कहा। उनका मानना था कि ये केस जल्द ही हल हो जाएगा। हम पूरी तरह से समझ सकते हैं कि उन्हें किसी तरह के समापन की आवश्यकता है और साथ ही ये भी पता लगाना है कि उनका गुस्सा किस पर निर्देशित किया जाए। जेम्स वेंगर्ट की गोली लगने के 10 दिन बाद कॉल एलन की विधवा को एक अजीबोगरीब फोन कॉल आती है। फोन करने वाले व्यक्ति का कहना है कि वो जेम्स वेंगर्ट का शूटर था, जिसके बारे में उसका मानना था कि जेम्स वेंगर्ट गोली लगने से मर गया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो जिंदा बच गया है। और चूंकि उसे लगता था कि उसने सौदे का अपना हिस्सा पूरा कर लिया है, इसलिए वो एलन की विधवा से अब पैसे मांग रहा था, जबकि कॉल एलन की मौत हो चुकी थी। जिस पर कॉल एलन की वाइफ ने पुलिस को फोन किया और उन्हें इस फोन कॉल के बारे में बताया। फोन करने वाले उस व्यक्ति ने अपना नाम भी बताया, जो कि पॉल एलिने था। पॉल एलिने के पास एक ऑटो पार्ट्स स्टोर था और उसने कॉल एलन से 36% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर $30,000 उधार लिए थे। अब तक वो इस ऋण को चुकाने में असमर्थ था और टूटने की कगार पर था। इसलिए कॉल एलन ने पॉल एलिने को जेम्स वेंगर्ट को शूट करने का आदेश दिया। इसलिए अब पुलिस ने पॉल एलिने से पूछताछ की। बेशक उसने किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया। इस बिंदु पर उसे अभी भी लगता है कि जेम्स वेंगर्ट मर चुका है। इसलिए कैप्टन मुरे ने उसे बताया कि जेम्स वेंगर्ट गोलीबारी से बच गया है। ये खबर सुनकर पॉल स्पष्ट रूप से हिल गया, इसलिए उसने अपने बचाव की रणनीति बदल दी। फिर वो कहता है कि जेम्स वेंगर्ट ने उसकी पहचान उसके रंग के कारण की है और कहा कि एक बूढ़े गोरे आदमी को सभी काले लोग एक जैसे ही लगते हैं। कैप्टन मुरे ने इसे एक चालाकी के रूप में देखा और उसे बताया कि उसने पीड़ित का वर्णन कभी दिया ही नहीं, तो उसे कैसे पता चला कि जेम्स वेंगर्ट एक बूढ़ा गोरा आदमी था, जब तक कि उसने उसे देखा न हो या किसी तरह से उसे न जानता हो।
और उसने इस बिंदु पर उसे कभी भी देखने से इनकार किया। इसलिए उन्होंने पॉल एलन की तस्वीर ली और जेन कार्वर की हत्या के गवाहों को दिखाई। लेकिन गवाहों से पता चला कि पॉल एलन ने संदिग्ध के विवरण से मेल नहीं खाता है और गवाहों ने उसे शूटर के रूप में नहीं पहचाना। पॉल एलिने ने अपना इंटरव्यू के अंत में बताया कि पॉल एलन लियोनार्ड मुंडी नामक एक व्यक्ति से नाराज था क्योंकि उसने एक बार गलत व्यक्ति को गोली मार दी थी। तो अब कैप्टन मुरे लियोनार्ड मुंडी और पॉल एलन से उसके संबंधों के बारे में बात करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि लियोनार्ड मुंडी ने पॉल एलन से एक नहीं बल्कि 2 बार $40,000 का लोन लिया था और हम जानते हैं कि पॉल एलन लोगों के लिए उसे वापस चुकाना असंभव बना देता है। इसलिए हम ये भी जानते हैं कि लियोनार्ड मुंडी भी टूटने की कगार पर था। कैप्टन मुरे को एक डॉक्यूमेंट फाइल मिलती है जिसमें फाउंटेन वैली में एक घर का उल्लेख है जिसके मालिक जेम्स वेंगर्ड और उनकी पत्नी मार्गरेट है, जिसे पेगी के नाम से जाना जाता है। जिसके बाद कैप्टन मुरे उनसे संपर्क करती है और पता लगाती है कि जेन कार्वर की हत्या के समय वो फाउंटेन वैली में रहते थे या नहीं। पेगी ने कैप्टन मुरे को बताया कि उसके पति जेम्स वेंगर्ड और पॉल एलन के बीच हुए व्यापारिक सौदे के तहत उन्होंने अपने घर को लोन के लिए सिक्योरिटी के रूप में इस्तेमाल किया था। इसलिए पॉल एलन जेम्स वेंगर्ड के कर्ज की अदायगी के लिए उसकी संपत्ति यानी कि उसके घर को जब्त करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो लोन चुकाने में सक्षम नहीं था और पेगी को ये बात मंजूर नहीं थी। उन्होंने धोखाधड़ीपूर्ण व्यावसायिक व्यवहार के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया और ये मुकदमा 1995 में चल रहा था जब जेन की हत्या कर दी गई थी। पेगी वेंगर्ड, जो कि एक महिला थी, उसके द्वारा कॉल एलन पर मुकदमा करने की हिम्मत ने कॉल एलन को गुस्सा दिला दिया। जेन कार्वर की हत्या के 3 या 4 दिन बाद ही पेगी को इस मुकदमे के लिए अदालत में गवाही देनी थी, लेकिन कार्वर्स और कॉल एलन या उनके बिजनेस के बीच अभी भी कोई संबंध नहीं था। इसलिए कैप्टन मुरे फाउंटेन वैली में वेंगर्ड हाउस जाने के लिए गाड़ी चलाती है, लेकिन गलती से वो ऑफ रैंप चूक जाती है जिसकी उन्हें जरूरत थी और गलती से उन्होंने एक अलग ऑफ रैंप ले लिया जो उन्हें कार्वर के घर की दिशा में ले गया। इन ऑफ रैंप को बहुत ही आसानी से भ्रमित किया जा सकता है। ये वस्तुतः एक एग्जिट है और रैंप उत्तर या दक्षिण की ओर चिन्हित है। जिसके बाद वो साइन बोर्ड पर वेंगर्ड के घर की दिशाएं देखने लगती है। जब हम फ्रीवे से उतरेंगे तो दाएं मुड़ेंगे, पहला मोड़ लेंगे, एक पार्क से गुजरेंगे और जिसके बाद अगला बायां मोड़ आपको वेंगर्ड के घर तक ले जाएगा। लेकिन अगर हम गलत रास्ता अपनाते हैं और उन्हीं दिशाओं का पालन करते हैं तो हम ठीक उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां जेन कार्वर को गोली मारी गई थी। इसलिए कैप्टन मुरे ने फाउंटेन वैली को फिर से फोन किया और उन्हें गवाहों को एक और लाइनअप दिखाने के लिए कहा, जो कि इस बार लियोनार्ड मुंडी की तस्वीर के साथ था, जिस पर सभी गवाहों ने उसे जेन कार्वर के शूटर के रूप में पहचान लिया। जब फाउंटेन वैली ने इस मामले के लिए पॉल एलन के बिजनेस डॉक्यूमेंट की जांच की तो उन्हें वेंगर्ड और पॉल एलिने के केस के समान ही डॉक्यूमेंट मिले, जिसमें उन्होंने पाया कि पॉल एलन ने पॉल एलिने और लियोनार्ड मुंडी दोनों के लिए लोन माफ कर दिया था, ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी नहीं किया था। इसलिए इन लोगों पर वित्तीय बर्बादी की आशंका से बाहर निकलने का बहुत दबाव था और उन्हें कॉल एलन द्वारा हत्या करने के लिए मजबूर किया गया था ताकि वो उसके घर का स्वामित्व ले सके और फिर जेम्स वेंगर्ड के जीवन बीमा भुगतान को भी प्राप्त कर सके। जेन कार्वर की हत्या के बारे में बात ये थी कि जेन कार्वर और पेगी वेंगर्ड बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते थे। वो एक दूसरे से 1 मील दूर रहते थे, लेकिन पेगी के बाल गहरे भूरे रंग के थे, जेनी के बाल चमकीले सुनहरे रंग के थे। जेन जॉगिंग के लिए जानी जाती थी और पेगी जॉगिंग नहीं करती थी। वो अपने कुत्ते को पड़ोस में घुमाती थी, लेकिन उसे कभी भी जॉगिंग करते नहीं देखा गया था। लियोनार्ड मुंडी के साथ कॉल एलन की फाइलों में पुलिस को पेगी की एकमात्र तस्वीर मिल सकी, जो एक पुराने ड्राइवर लाइसेंस की तस्वीर थी जिसे जेरोक्स किया गया था। इसलिए ये फोटो इतना क्लियर नहीं दिख रहा था और ये वास्तविक पहचान में किसी भी तरह से काम नहीं आता था। किसी कारण से लियोनार्ड मुंडी ने जेन को जॉगिंग करते देखा और तय कर लिया कि यही पेगी वेंगर्ड है। जेन की जान की परवाह न करते हुए उसे केवल अपने भुगतान और अपने कर्ज की माफी की चिंता थी। इसलिए उसने जेन कार्वर, जो कि गलत व्यक्ति थी, के चेहरे पर गोली मार दी और वहां से भाग गया। वो पड़ोस की सड़कों का इस्तेमाल करके भागा था, न कि मेन सड़क का। ये इस बात का संकेत था कि वो उस इलाके से परिचित नहीं था। जाहिर है जेन के दोस्तों और परिवार वाले इस घटना से पूरी तरह सदमे में थे। ये अविश्वसनीय है कि आप जिससे प्यार करते हैं उसकी हत्या हो जाए, लेकिन ये बात सच है कि ये गलत पहचान का मामला था। जिसके बाद कोर्ट ने लियोनार्ड मुंडी को जेन कार्वर की हत्या के लिए बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पॉल एलिने को जेम्स वेंगर्ड पर हमले के मामले में दोषी ठहराया गया और 25 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
लेकिन हर कोई यह नहीं मानता कि लियोनार्डो मुंडी ने जेन कार्वर की हत्या की होगी। उसकी पत्नी ने गवाही दी कि जिस समय जेन कार्वर की हत्या हुई थी उस समय वो उसके साथ था और उसने अदालत को बताया कि वो हत्यारा नहीं है जैसा कि उसे बताया गया है। वो जेन कार्वर का हत्यारा नहीं है, वो कोई कूड़ा नहीं है जो पैसे लेकर किसी को मारने जाए। उसने ये भी कहा कि मैं झूठी नहीं हूँ, मैं उठकर किसी हत्यारे का बचाव नहीं करूंगी। लियोनार्डो मुंडी के आजीवन मित्र लुइस हडसन ने जज से कहा कि वहां मौजूद गवाह लियोनार्डो मुंडी को हत्यारे के रूप में पहचानने के लिए बहुत दूर खड़े थे। फिर उस मित्र ने कार्वर परिवार की ओर रुख किया और कहा कि अभी आपको जो संतुष्टि मिल रही है वो झूठी है। अल कार्वर ने बाद में कहा कि उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मुंडी ने उसकी पत्नी की हत्या की है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुंडी के परिवार की प्रतिक्रिया समझ में आती है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मुंडी का एक पक्ष ऐसा था जिसे उसके फ्रेंड्स और परिवार वाले नहीं देखना चाहते थे। सजा सुनाए जाने के बाद अल ने कोर्ट से बाहर मीडिया से कहा कि मुंडी एक हत्यारा था, एक वेतनभोगी हत्यारा जो बहुत ही ठंडे दिमाग से जेनी के पास गया, उसके सिर में गोली मार दी और आराम से चला गया। जेन के बेटे का कहना है कि उसे लियोनार्डो मुंडी के लिए दुख है जिसने उसकी मां की हत्या की, क्योंकि वो जानता था कि वो एक मुश्किल स्थिति में था। इन सब के बाद जेन के परिवार और दोस्तों ने रन फॉर जेनी नामक एक मैराथन का आयोजन किया जिसमें $75,000 से ज्यादा की राशि जमा की गई, जिसे उन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कोष में डाल दिया गया जिन्हें कॉलेज में दाखिला लेने के लिए वित्तीय मदद की जरूरत थी। ये जेनी को सम्मानित करने का एक सुंदर तरीका था। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।